नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रवि और आप आए हैं एक ऐसे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है नोट्स के साथ। और ये नोट्स प्रॉपर नोट्स है, टॉपर्स नोट है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी हजारीबाग में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अम्ल, क्षारक, लवण। ये कक्षा 10वां का चैप्टर है और इस चैप्टर में हम उन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अम्ल, क्षारक और लवण से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या है। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या है। तो अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल क्या होते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो ये अम्ल क्या है। अगर हम टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में ये जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा कि ये नीले लिटमस पेपर को, अब लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने रंग को परिवर्तन करके, जो अपने रंग में परिवर्तन करके ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट दी हुई है, जो पदार्थ दी हुई है, वो अम्ल है, ये क्षारक है या लवण है। तो ये अपने रंग में परिवर्तन करके बताती है। तो इसी बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि अम्ल जो होते हैं वो लिटमस पेपर में कैसा बिहेव करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देती है। अब ये जो है सवाल जो अब एग्ज़ाम में जब आता है तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि अम्ल जो होते हैं वो क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक ऐसा है, बहुत ही आसान ट्रिक है। नी और ला, अनिल याद कीजिए आप। अनिल में आद इंडिकेट करेगी अम्ल को, नी से नीले लिटमस पेपर को और ला से लाल कर देगी। तो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। तो याद रखिएगा, अनिल क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगी। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे कि अगर हम अम्ल को अगर हम घोल दें, पानी में घोलें, तो ये क्या होगा कि ये H+ आयन जो होंगे वो रिलीज करेंगे। ठीक है। अम्ल क्या करेंगे, जब पानी में घोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्ल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है। अब अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो अम्ल जो है वो 2 प्रकार के आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है, वैसे अम्ल जो पानी में घुलने के बाद, जल में घुलने के बाद बहुत ही बड़ी मात्रा में अगर H+ आयन दे रहा है तो हम बोलेंगे उसे प्रबल अम्ल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl की बात करें तो HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड। अगला बात करें तो नेक्स्ट है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है, वैसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद, अगर जल में घुल जाए, अगर ये जल में घुलेगा तो H+ आयन की सांद्रता ना बहुत ही कम हो जाएगी, वैसे अम्लों को कहते हैं हम लोग दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, HCH3COOH, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये जो है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की बात करें तो सांद्र अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल होती है जबकि जल की मात्रा बहुत ही अल्प होती है। अल्प कहने का मतलब ये हुआ कि जल की मात्रा बहुत ही कम होगी। दूसरा है तनु अम्ल। तनु अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा जल से अधिक हो। जल से अगर अधिक मात्रा में अम्ल है तो उसे हम कहेंगे तनु अम्ल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अम्ल खत्म हो चुका है, अम्ल के बारे में सारे चीज़ कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्षार के विषय में। तो क्षार क्या है, तो क्षार की अगर बात करें तो क्षार जो है ये स्वाद की बात करें, स्वाद इसमें ये कड़वे होते हैं। अब ये
जैसे अम्ल जो था, अम्ल में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? अनिल, अनीला, अनिल पढ़े थे हम लोगों ने। वैसे ही जो क्षारक होते हैं वो क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब यहाँ पे ये नीले को लाल किया था, अब ये क्या कर रहा है? क्षार जो है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनता है छलनी, जैसे चाय छानने वाला होता है ना, वैसे ही वो इसे उसी से ट्रिक बनाइए आप लोग, छलनी, क्षार से छलनी। तो जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि अगर इसे हम जल में डुबाएं तो क्या देगा? यहाँ पे OH माइनस आयन देगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है? OH माइनस। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वैसे यहाँ पे प्रबल क्षारक होगा। जैसे प्रबल क्षारक में आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और CaOH हॉल 2 है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल जो है वो क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि जो दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल वैसे हम लोग को कहते हैं जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन की सांद्रता जो है उसमें कम होती है, वैसे हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्षार। क्षार मीन्स अल्कली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाते हैं क्षार, वैसे क्षार को हम वैसे घुलनशील क्षारक को कहते हैं हम लोग क्षार, जिसका नाम है अल्कली। अब अल्कली का कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि क्षार क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है लवण का। ठीक है, लवण क्या है? लवण क्या है? लवण अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। लवण किससे प्राप्त होते हैं? अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है। अब यहाँ तक अम्ल भी खत्म हो चुका है और क्षार भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सूचक के बारे में। तो सूचक क्या है? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में हम शुरुआत के चैप्टर की शुरुआत में आप लोग को बताए थे कि इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होता है, वैसे चीज़ होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके, अपने गंध में परिवर्तन करके वे बताते हैं कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, तो सूचक की बात कर रहे हैं तो सूचक किसी दिए गए विलयन में क्षारक या अम्ल की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ये यही बात हम बोल रहे थे कि अगर अम्ल वैसे सूचक वैसे चीज़ होते हैं जो जल में घुलने के बाद वे अपना रंग में परिवर्तन करते हैं या फिर अपने गंध में परिवर्तन करते हैं और बताते हैं कि दिया गया चीज़ अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट होता है। अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि सूचक के प्रकार हैं। तो सूचक जो हैं, जैसे सूचक की बात करें जो अपने रंग में परिवर्तन करके अपने गंध में परिवर्तन करते हैं वो, और बताते हैं कि दिया गया चीज़ अम्ल है या फिर क्षारक है। अब दिख रहे हैं यहाँ पे सूचक के प्रकार, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सूचक के प्रकार। तो सूचक जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है प्राकृतिक सूचक क्या है। तो प्राकृतिक सूचक वैसे वैसे सूचक होते हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, जैसे कि लाल लिटमस पेपर जो हम लोग बात कर रहे थे, लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया हाइड्रेंजिया क्या? फूल, पौधे का फूल। हल्दी हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। आगे बढ़ें। तो प्राकृतिक सूचक तो समझ आ गया कि वैसे सूचक जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। अगला है कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक किसे कहेंगे? कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम सूचक मतलब जिसे हम लोगों ने बनाया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पेड़ पौधे नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक पदार्थों के माध्यम से हम सूचक तैयार करते हैं।
और ये रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होते हैं और फिनोल्फ्थालीन। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक सूचक में लिटमस, पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का फूल और हल्दी, जबकि कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन। अब अगला है गंधीय सूचक। जैसे आप देख पा रहे हो गंधीय सूचक, तो इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे आपका प्याज हो गया, लौंग हो गया, तेल हो गया। मतलब वैसे सूचक जो अपना गंध में परिवर्तन करके अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, वैसे पदार्थों को कहेंगे हम लोग गंधीय सूचक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूचक जो है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा एक टेबल बनाया गया है प्रकृति सूचक का और कृत्रिम सूचक का और गंधीय सूचक का। तो प्राकृतिक सूचक में क्या है, लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेंजिया का फूल है। अब देखिए रंग में परिवर्तन करता है या गंध में परिवर्तन करके ये बताते हैं कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो यहाँ पे देखेंगे लिटमस पेपर, अगर ये अम्ल के साथ करें तो ये लाल हो जाएगा, क्षार के साथ करें तो नीला हो जाएगा। लाल लाल पत्ता गोभी अगर अम्ल है तो लाल और क्षार है तो हरा। हल्दी में अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं, जबकि गंध आपका क्षार के साथ लाल रंग का हो जाएगा। हाइड्रेंजिया का फूल का देखें, फूल का रस देखें तो ये अम्ल में नीला हो जाएगा, जबकि क्षार में गुलाबी हो जाएगा। कृत्रिम सूचक की बात करें, जैसे हम कृत्रिम सूचक में दो देखे थे, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थालीन अगर एसिड के साथ है, अम्ल के साथ है तो रंगहीन होगा, और जबकि क्षार के साथ है तो गुलाबी होगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल होगा, जबकि क्षार के साथ ये पीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो गंधीय सूचक में बात करें तो गंधीय सूचक में सबसे शुरुआत में आपको दिख रहा होगा प्याज का रस। ठीक है। अगर अम्ल के साथ है तो तीक्ष्ण गंध होगा, मतलब बहुत ही तेज गंध देगा। अगर क्षार के साथ किए तो कोई गंध नहीं है। वैनिला एक प्रकार का फूल है। अब ये क्या करता है कि अगर हम अम्ल के साथ करें तो समान गंध रहती है, लेकिन अगर हम बात करें क्षार के साथ, इसमें कोई भी गंध नहीं होती है। लौंग का तेल की बात करें तो समान गंध रहती है अम्ल के साथ, और क्षार के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल और क्षार जो होते हैं, अम्ल और क्षार प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक में कैसे बिहेव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं इंडिकेटर के बारे में, दैट मीन्स सूचक के बारे में पढ़ चुके हैं, और अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में। चलिए अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण को देखते हैं। तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में सबसे पहला जो है धातु का साथ अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन और क्षार का धातु के साथ रिएक्शन। तो हम दोनों कंडीशन में देख रहे हैं कि अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्षार अगर धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही बन रहा है। मतलब अम्ल या क्षार दोनों अगर धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो दोनों कंडीशन में लवण बनता है और क्षार बनता है। इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है, जिंक धातु है, तो इसमें तो सॉरी गाइस, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अम्ल जो है, धातु के साथ रिएक्शन करे या क्षार धातु के साथ रिएक्शन करे, अभिक्रिया करे, दोनों ही कंडीशन में क्या निकल रहे हैं हमारे पास आउटकम्स में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन गैस और लवण ही निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम जिंक ले लेते हैं तो लवण के रूप में क्या निकलेगा, ZnCl2। अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। ऐसे HCl की बात करें तो H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, और ये जिंक जो होते हैं Zn+ होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, तो Zn जो है वो Cl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है, और ये दो हाइड्रोजन गैस मिलके लिबरेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बना। उसी तरह अगर हम बात करें कि क्षार के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, तो एक प्रबल क्षार ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक के साथ रिएक्शन किए तो Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बना। Na2 ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना है तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसका टेस्ट करते हैं पॉप टेस्ट के साथ। जैसे अगर हाइड्रोजन गैस से अगर प्रखनली के पास से गुजारी जाती है और गुजरने के दौरान वो मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो उससे पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल का भी और क्षारक का भी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्सर्जित करती है, बनाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अम्ल के रूप में हम ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। धातु कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लिए, सोडियम एक धातु है और उसका कार्बोनेट बात करें तो सोडियम कार्बोनेट हुआ। लवण बन रहा है, लवण मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें Na2Na+ बन के निकल जाती है और CO3- बन के निकल जाती है। HCl की बात करें तो H+ बनेगी और Cl- बनेगी। तो यहाँ पे Na+ जो है ये Na+ Cl के साथ रिएक्शन करके निकल जाती है तो क्या बनता है NaCl। देखिए यहाँ पे क्या बन के निकल गया है NaCl। और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये CO3 जो बच रहा था CO3- ये CO2 बन के निकल जाता है और यहाँ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस और यहाँ से एक ऑक्सीजन जो बचा ये जो है मिलके H2O बन के निकल जाती है, मतलब कि H2O बना लेती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या बना कि लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और वाटर बना। अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, धातु बाइकार्बोनेट का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज कॉल्ड धातु बाइकार्बोनेट। तो अगर अम्ल के साथ रिएक्शन किए धातु बाइकार्बोनेट के साथ तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और जल बनेगा। अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है धातु कार्बोनेट के रूप में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लवण क्या बना, यहाँ से Na और Cl बन के निकल जाएगा तो क्या बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पे इसका भी टेस्टिंग करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है क्या सचमुच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बना है या कोई और चीज़ बना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। इसे उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी जो है दूधिया जैसा हो जाता है। जैसे कि वो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, जो कि कैसे किस रंग का होगा, यहाँ पे देख सकेंगे कि सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन के निकल देगा जो जल में घुलनशील होगा। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर जो है अम्ल जो है वो कैसे रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार जो है धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या फिर धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करती है। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से अगर रिएक्शन करेगी, परस्पर रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा। तो अगर हम देखें कि अम्ल जो है अगर क्षार के साथ रिएक्शन करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो दोनों अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, जो एक कैसा रिएक्शन है, उदासीनीकरण रिएक्शन है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जो कि एक प्रबल क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रबल एसिड है, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया। ठीक है। तो प्रबल, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार लेते हैं तो अम्लीय लवण बनेगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनाएं तो क्षारीय लवण बनेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर लेते हैं तो उदासीनीकरण लवण बनता है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो उदासीनीकरण लवण बनता है। और सभी कंडीशन में सभी जगहों पे क्या बन रहा है, जल की निर्माण हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करती है। तो धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल जो रिएक्शन करती है, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल जो है रिएक्शन करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे धातु ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो क्या बना, CuCl2 अम्ल है और ये क्या बना, H2O बना, वाटर बना। तो यहाँ पे
धातु क्लोराइड मतलब कॉपर क्लोराइड बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब उदासीनीकरण में अभिक्रिया बन रही है ना, कि लवण और क्या बन रहा है, यहाँ पे जल बन रहा है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि लवण बन रहा है और जल बना है। इसका मतलब जो धातु का ऑक्साइड है ये तो एसिड है ही, इसका मतलब ये कैसा क्वालिटी का होगा? क्षारीय क्वालिटी का होगा, क्षारीय होगा। तभी तो ये अम्ल और क्षारक रिएक्शन करके लवण और जल बना रहे हैं। इट मीन्स ये हुआ कि धातु का ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रकृति वो क्षारीय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि धातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड का अब क्षार के साथ रिएक्शन देखेंगे। अभी हम इससे पहले क्या देखें कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। अब अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, अगर उसका क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी बनाता है लवण और जल। इट मीन्स देखिए, ये क्षार है, ये क्या है? क्षार है, और ये बना रहा है यहाँ पर लवण और जल। इट मीन्स ये हुआ कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? जाहिर सी बात है अम्लीय होगी, तभी तो ये लवण जल बना रहा है। ये उदासीनीकरण विक्रिया है। इससे ये समझ में आता है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, जल विलयन में अम्ल और क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या है? अगर देखिए यहाँ पे जैसे बात करें, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या उत्पन्न करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। हाइड्रोनियम H+ आयन बोलें या H3O+ बोलें, क्या बोलें? H3O+, और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यह हाइड्रोजन H+ आयन और H2O अगर मिल जाता है तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसे HCl है, H2O बनाए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन और Cl-। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जल की उपस्थिति में क्षार, जल की उपस्थिति में क्षार कैसे होते हैं? तो ये देखिए, आपके पास क्या दिख रहे होंगे? क्षार दिख रहे होंगे। तो ये क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर जल के साथ रखें तो क्या देगा? Na+ तो देगा, और साथ ही साथ क्या देगा? OH- देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ भी H+ आयन बना था, देखिए यहाँ पर भी H+ आयन बन रहा है, यहाँ भी H+ आयन बन रहा है, और यहाँ भी H+ आयन बन रहा है, मतलब प्लस आयन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे OH- आयन बन रहा है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे H+ आयन नहीं बन रहा होगा? यहाँ भी H+ आयन बन रहा होगा, लेकिन इस H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता है, वो बहुत ही कम होगी, और OH- आयन की सांद्रता इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि आगे बढ़ते हैं कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि सभी क्षार जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस टर्म को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके, कि जब सभी क्षार जो होते हैं, सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो घुलनशील होते हैं उसे हम कहते हैं क्षार। ठीक है, जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए लगातार, और जब हम मिला रहे हों तो उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होगा? बहुत ही अत्यंत मात्रा में, बहुत ही मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। इसीलिए अगर हम क्या करें, अगर हम एक बीकर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बीकर ले लिए और इसमें हम क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं, और ऊपर से अगर हम जल डालते हैं, अगर ऊपर से क्या डालें? जल डाल दें, तो ये क्या होगा ना, बहुत ही तेज मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। इसीलिए उल्टा हम लोग करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग पानी डाल देते हैं, यहाँ क्या डाल देंगे? सबसे पहले पानी डाल देंगे, और ऊपर से धीरे 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 यहाँ पे एसिड डालेंगे, या फिर जिसे बोलते हैं अम्ल डालेंगे, या फिर क्षारक डालेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकती है, और आप जल भी सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। तो ये देखिए कितना डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जल में अम्ल को मिलाते हैं, ना कि
अम्ल में जल को मिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जल को अम्ल में डालने से, जल को अम्ल में डालने से क्या होगा, मिश्रण जो है वो क्या हो जाएगा, अस्फलित होकर बाहर आ सकती है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में जाते हैं, पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है अम्ल की अभिक्रिया, यहाँ पे ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसका ही समराइज करके यहाँ पे एक ग्राफ आप लोगों के लिए बना दिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक में समानताएं, सभी में क्या होता है, सभी में H+ आयन होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या समानता है कि सभी में क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। और अम्ल जो होता है H+ आयन उत्पन्न करता है और क्षारक क्या उत्पन्न करता है, OH- आयन उत्पन्न करता है। जब कोई अम्ल क्षार के साथ मिलाया जाता है तो यह तनिकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+, दैट मीन्स कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, या फिर OH- आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न की गई H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बढ़े हैं। तो आगे है सार्वभौमिक सूचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सूचक। तो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौमिक सूचक क्या है, अनेक मिश्रणों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर सभी जो अगर एसिड लेते हैं तो सभी तो एसिड है। जैसे अगर हम HCl की बात करें, ये भी एसिड है। H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें तो ये भी एसिड है। HNO3 की बात करें, ये भी एसिड है। लेकिन क्या सभी की सांद्रता एक जैसी है, तो नहीं है, सबकी सांद्रता अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो सार्वभौमिक सूचक है ये रंगों में अपना परिवर्तन करते हैं और बताते हैं कि कौन कितना ज़्यादा प्रबल है और कौन कितना दुर्बल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे के स्लाइड चलते हैं। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। आगे के स्लाइड में देखिए कि ये देखिए पीएच स्केल, अगला टॉपिक है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच में पी का मान क्या होता है, पोटेंज, पुषांश, है ना, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब यहाँ पे ये जो तीनों जो टर्म है, इन तीनों टर्मों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये है क्या, देखिए अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल में आपको 0 से लेकर 14 तक के अंक आप लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक, यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक के अंक मिलेंगे। अगर 7 है, बीच में क्या होगा, देखिए 0 और 7 के बीच में क्या होगा, 7 होगा। 0 और 14 के बीच में क्या होगा, 7 होगा। अब ये जो 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन। 7 क्या हो गया, उदासीन, जो बीचों बीच है ना, वो अम्ल होगा ना ही क्षारक होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। ना अम्ल है ना क्षारक है, दोनों न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड उदासीन। लेकिन अगर 7 से कम है, 7 से कम मतलब यहाँ पे होगा कि 6, यहाँ पे होगा 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इधर जितना हम बढ़ रहे हैं, तो जितना इधर बढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कम हो जाएगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। और जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, ये याद रखिएगा। अगर पीएच स्केल में जितना मान कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगी, मतलब उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर 7 से ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा क्षार होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, क्षारक प्रकृति की होगी। और इधर बढ़ने पर क्या होगा, उतना ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होगी। क्लियर है। तो यही बात को अगर हम यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करके आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे अगर पीएच का वैल्यू कितना हो, अगर पीएच का वैल्यू 7 हो तो क्या होगा, उदासीन होगा। अगर पीएच का वैल्यू देखिए, यह लेस देन का साइन है, कम का साइन है, 7 से कम होगी तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति होगी। जितना कम होगा, इससे कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, 2 अम्लीय होगा या 1 अम्लीय होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा 1 ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, कम हो गया है। पीएच अगर 7 के बराबर, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ज़्यादा क्षारीय है।
वो ज़्यादा क्षारीय होगा। अब बताइए कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, 7 ज़्यादा क्षारीय होगा या 8 क्षारीय होगा या 9 ज़्यादा क्षारीय होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किधर होगा, इधर बढ़ने पर इधर जब जाते हैं तो उधर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा क्षारीय होता है। तो यहाँ पे 9 है, 9 मतलब 9 क्या होगा, ज़्यादा क्षारीय होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म बहुत ही अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके ये तीनों को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब ये स्लाइड को आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। जैसे पशु और पौधों में पीएच के प्रति संवेदनशीलता, हमारा शरीर कितना पे काम करता है, 7 से 7.8 के बीच में। अब ये याद रखना है, मानव शरीर 7 से लेकर 7.8 के बीच में काम करती है। वर्षा का जल का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाता है तो वैसे हम लोग को कहते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक जो है मानव शरीर का पीएच कितना होता है 7 से 7.8, और वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है 5.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड चलते हैं। तो ये आप लोग का आगे का स्लाइड है, चलिए देखते हैं। मिट्टी के मिट्टी का पीएच कितना होता है। तो अच्छा अगर उपज चाहिए हम लोगों को तो पीएच जो पारस है उसका जो मान होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, है ना। तो जो अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया और बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया तो उससे जो है पौधा के विकास पे जो है वो बाधा होती है, पौधे का विकास कम हो जाता है। इसलिए पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। किसानों की आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ, और अगर ज़्यादा अम्लीय हो गया या ज़्यादा क्षारीय हो गया तो अपने आवश्यकता अनुसार जो है वो अम्लीय क्षारीय पदार्थ को किसान जो है मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र बोलता है कि हमारा उदर जो है, हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायता करती है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अपच की परिस्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में मतलब पेट में दर्द और जलन अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम लोग एंटासिड, अब एंटासिड क्या है, एम जी याद रखिएगा, MgOH हॉल 2, जिसको बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH हॉल 2, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटासिड। क्या कहेंगे, एंटासिड। ठीक है, और जब पेट दर्द करता है ना तो यही एंटासिड लिया जाता है। जैसे आप लोग लेते होंगे, पेट दर्द करता है तो इनो लेते हैं, तो इनो में क्या होता है, यही होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH हॉल 2, जिसे बोलते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटासिड कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है पीएच का परिवर्तन में कारण दंत क्षय। अगर हमारा दांत का पीएच मान मतलब मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो गया, कितना से कम, 5.5 से कम हो गया तो दांत का क्षय हो जाता है ना। तो दांतों क्या होता है, दांतों के इनेमल जो होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं जो शरीर में सबसे कठोर भाग होता है। जल में ये घुलता नहीं है, और मुंह का पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो गया तो ये संक्षारित हो जाते हैं, मतलब कि ये कोरोड हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं और ये दंत क्षय शुरू कर देते हैं। इसलिए मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। आगे के देखते हैं, पशुओं और पौधों में द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी जब काटता है ना तो हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण हमारे पेट में दर्द का अनुभव, हमें पेट में नहीं, हमारे दर्द का अनुभव होता है और जलन की अनुभूति होती है। और डंक मारे गए अंग पे क्या करते हैं हम लोग, उसको अगर हमको राहत अगर चाहिए तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर नेटल की डंक की बात करें तो नेटल जो है मेथनोइक एसिड छोड़ती है, क्या छोड़ती है, मेथनोइक एसिड छोड़ देती है जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। और डंक का इलाज, अब देखिए नेटल जो पौधा होता है उसी पौधे के आसपास हमें डॉग पौधा भी मिल जाता है, और ये इसी का काट है। जैसे नेटल का पौधा यहाँ पे है ना तो इसी जगह पे हमें मिलेगा डॉग का पौधा। ठीक है, तो उसको अगर रगड़ देते हैं तो हमें जलन से राहत मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का स्लाइड हम लोग चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बात करें लवणों का पीएच, अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा।
प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या करता है, उदासीन होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 7 होता है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय क्षार होगा, उसका वैल्यू पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा। प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो क्या होगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली जो ज़्यादा होगा वही ज़्यादा लवण बनाएगा ना, वो उसी का पीएच मान उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ देखिए प्रबल कौन है, प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बना और इसका पीएच मान क्या है 7 से ज़्यादा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, आगे के स्लाइड में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि साधारण नमक का रसायन, साधारण नमक से रसायन। अब देखिए साधारण नमक से क्या क्या बनता है। पहला बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaOH। दूसरा कैल्शियम विरंजक चूर्ण बन रहा है। अब देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सबको एकदम से याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ना कि यही सबका सूत्र सिर्फ पूछ देता है। बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है NaOH। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर धोने का सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10 है तो डेकाहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, देखिए डाइहाइड्रेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जलीय विलयन मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये देखिए, जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और H2 गैस बनता है, ठीक है। अब यहाँ कौन सी जगह पे क्या मिलेगा, तो एनोड पर मिलेगा आपको Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा और कैथोड के पास ही क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलेगा, ठीक है। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ईंधन में करते हैं, ठीक है। दूसरा, जल को स्वच्छ करने के लिए इस क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तीसरा, इस्पात कारखाना में इसका यूज़ करते हैं। धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। और ये जो विरंजक चूर्ण है इसका यूज़ करते हैं घरेलू विरंजन में, वस्त्र के विरंजन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विरंजक चूर्ण पर आते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने को, जैसे CaOH हॉल 2 है, शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है CaOH हॉल 2 पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे देखें यहाँ पे, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लेते हैं, क्लोरीन गैस से पास करवाते हैं तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और क्या बना, H2O बना, पानी बना। अब उपयोग कहाँ पर है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग जो है देखिए यहाँ पे उपयोग क्या है, वस्त्र उस उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में, कागज का मज्जक के व्यंजन में। तीसरा, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तीसरा, पीने वाले जल को विषाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग भी आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र हम आपको बता चुके हैं पहले ही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बना है, तो NaCl को जब साधारण नमक को अगर हम वाटर के साथ, पानी के साथ मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाते हैं और अमोनिया NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल संक्षारक क्षार है। ये क्या है, एक दुर्बल संक्षारक क्षार है। पकाते समय गर्म करने पर यह निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जब हम लोग पकाते हैं ना तो क्या अभिक्रिया होती है, जिससे फूल जाता है, जो हम लोग बात करते हैं कि ब्रेड फूल गया, तो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अगर हम हीट देते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चलिए देखें एक एक करके उपयोग देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, टार्ट्रिक एसिड। अच्छा ये बात रखिएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर है, ठीक है। उन अंतरों को हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि बेकिंग पाउडर जो है वो, बेकिंग पाउडर अगर आपको बनाना है तो बेकिंग सोडा में क्या मिलाना पड़ेगा, टार्ट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा, ठीक है। इस सभी क्रिया में CO2 उत्पन्न के कारण पावरोटी या केक जो है ये खमीर उठ जाता है, केक में खमीर उठ जाता है और इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, केक जो है फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है, तो किससे कारण होता है, क्योंकि उसमें जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं कि उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। एंटासिड का एक संगठक है, जैसे हम देख रहे थे कि एंटा एसिड इसमें मिलाना पड़ रहा है, तो एंटा एसिड का ये संगठन है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक के रूप में भी करते हैं, मतलब अग्निशामक के रूप में करते हैं। अग्निशामक वैसा चीज़ होता है जिससे हम आग को कंट्रोल करते हैं, आग जब लग जाती है ना तो अग्निशामक का उपयोग करते हैं जिससे आग पर कंट्रोल किया जा सके। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए यहाँ तक बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। जैसे हम बात करें सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र को ही याद कर लीजिए, आप लोग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण बताइए या फिर धोने का सोडे का सूत्र बनाइए। तो सूत्र ये तो हमारे पास है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगा। अब इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है। इसका उपयोग करते हैं कागज़ और साबुन बनाने, कागज़, कांच और साबुन बनाने के उद्योग में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं, घरों के साफ सफाई के लिए करते हैं और जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को नोट करते जाइए और वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम, अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे बोलते हैं अर्धहाइड्रेट बनाता है। ये सफ़ेद चूर्ण होता है और जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। जैसे जिप्सम का सूत्र क्या है, ये देखिए आपके पास क्या है, जिप्सम, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन अगर हम इसमें 1.5 मॉलिक्यूल 1/2 अगर वाटर मॉलिक्यूल मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, फिर से जिप्सम बन जाता है। अगर इस जिप्सम को अगर हम गर्म कर देते हैं, है ना, अगर इस जिप्सम को गर्म करते हैं तो इससे क्या होगा, 1/2 पार्ट जो है 1/2 पार्ट पानी निकल जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उपयोग देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं डॉक्टर जो होता है, अगर किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर कर जाता है तो उसके जगह पे हड्डियों को जोड़ने में किसका यूज़ करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने में करते हैं, सजावटी सामान बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म है क्रिस्टलन का जल। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए ये क्या है, क्रिस्टलन का जल। यहाँ पे कितना है, 2 मोल है। कितना मोल है, 2 मोल है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलन का जल। इससे पहले जो आप लोग देखे होंगे, इससे पहले क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखा, ये देखिए ये क्या है, क्रिस्टलन का जल, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगले स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम स्लाइड है और देखते हैं, चलिए देखिए इसमें क्या है कि जो क्रिस्टलन के जल की बात करें तो क्रिस्टलन की जल क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिस्टलन के जल CuSO4 5H2O क्या है, क्रिस्टलन के जल में कितने अणु है, जल के 5 अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसमें क्रिस्टलन के जल में कितना क्रिस्टलन के जल में 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O, जिसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, 2 अणु है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, देखें। यह आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मदद करेगी ये वीडियो आप लोग को। और
ये गारंटी मैं देता हूँ कि इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इससे बाहर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आने वाला है। आप इतना पढ़ाई करके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो आप लोग को थैंक यू। आप लोग इतना हमारे इतने देर तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें।